हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट में संगठन। तो संगठन के लक्ष्यों को निश्चित बिंदुओं में रखने से पहले हम एक बात और कहेंगे कि संगठनों में प्राय व्यावसायिक लोग भाग लेते हैं। ठीक है, वेबर ने एक स्थान पर तर्क दिया है कि आधिकारिक मूलभूत रूप से मानकर चलता है कि संगठन पर विशेषज्ञों का नियंत्रण होता है और इस दृष्टि से आधिकारिक तंत्र का बहुत बड़ा लक्षण है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं और इसी कारण वे इस तंत्र में विवेकशील होकर अपना कार्य करते हैं। जब हम संगठन और आधिकारिक तंत्र संगठन और आधिकारिक तंत्र की चर्चा करते हैं तब हमारा यह कहना है कि संगठन में विशेषज्ञों के शक्ति और प्राधिकार होते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी कार्यप्रणाली के इंजीनियर, ओवरसियर और डिस्पैच बाबू को देखें तो ये सभी अपने अपने क्षेत्र में उस्ताद होते हैं, यानी अपने काम को करने में कुशल होते हैं। इस दृष्टि से देखें तो कहना होगा कि संगठन से जुड़े हुए आधिकारिक तंत्र में छोटे बड़े सभी तरह के विशेषज्ञ होते हैं और संगठन से जुड़ी हुई बुनियादी बातों को प्रारंभिक रूप में देखने के बाद हम संगठन के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके क्या क्या लक्षण हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संगठन लोगों की विशाल समिति है। ठीक है, कोई भी संगठन हो उसमें लोगों की सदस्यता होती है और इन सदस्यों के संबंध संगठन के उद्देश्य से जुड़े होते हैं, लेकिन ये संबंध अवैयक्तिक होते हैं। फिर है शक्ति एवं प्राधिकार का बंटवारा। ठीक है, तो संगठन में काम करने वाले लोग सोपानिक व्यवस्था की तरह संगठन से जुड़े होते हैं और इनमें गैर बराबरी होती है और इसलिए इन्हें सोपानिक व्यवस्था कहा जाता है। इनमें गैर बराबरी होती है। ठीक है, संगठन कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, इसमें व्यक्तियों के अपने प्राधिकार होते हैं और ये प्राधिकार गैर बराबर होते हैं और अंततः संगठन बहुत थोड़े में कहना हो तो शक्ति और प्राधिकार की एक ऐसी गठरी है जो अपने सदस्यों की औचित्य व्यवस्था में रख देती है। संगठन वस्तुतः आधिकारिक तंत्र है। ठीक है, संगठन एक आधिकारिक तंत्र है। ऐसी व्यवस्था में इसके पीछे मूल धारणा यह है कि इसके सदस्य उसकी निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। सरकार किसी की भी हो, कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्य सचिव बने, सरकार का संगठन तो बराबर बना रहेगा। आधिकारिक तंत्र और संगठन की यह प्रकृति अपने आप में एक जीवित रहने का प्रयास करती है। फिर चौथा है संगठन प्रकारात्मक है। ये एक व्यवस्था है। किस तरीके से? संगठन की प्रकृति प्रकारवादी होती है। अधिकतर विचारकों के अनुसार संगठन की बुनियादी धारणा व्यवस्था सिद्धांत से जुड़ी हुई है। मैक्स वेबर प्रस्तुतः प्रकारवादी थे और वह इसलिए इस तरह फिलिप्स भी प्रकारवादी थे और वह हर दृष्टि से संगठन की प्रकृति और प्रकार और व्यवस्था से बंधे हुए थे। फिर है संगठन विशेषज्ञों का जमावड़ा है। बर्नस्टाल्कर, फिलिप्स और जैसे कई समाजशास्त्री जिनके अनुसंधान बताते हैं कि संगठन अपने मूल में विशेषज्ञों का जोड़ होता है। और अमिताई एटिजिओनी ने एक जगह तर्क दिया था कि जब संगठन व्यावसायिक निर्णय लेता है तो इसका आधार विशेषज्ञ द्वारा एक तकनीकी सलाह होती है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जब वो एक व्यावसायिक रूप से निर्णय लेगा तो एक तकनीकी सलाह हो जाती है और यही सार्वजनिक निर्माण विभाग किसी पुलिया के बनाने के लिए निर्णय लेता है। ठीक है, इसके पीछे थे इंजीनियर का विशिष्ट ज्ञान होता है, कुछ विशिष्ट तरह के चिकित्सालय होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, अनेक आधार पर विशिष्ट तकनीकी ज्ञान निर्भर होता है। संगठन बना रहना चाहता है। ठीक है, एक बार जब संगठन का आविर्भाव हो जाता है तब ताकतवर प्रवृत्ति अपने आप को टिकाए रखने होती है। संगठन की पुनरावृत्ति, निरंतरता, जीवित रखने की क्षमता। श्रमिक संगठन, राजनीतिक दल संगठित होते हैं। जब ये अस्तित्व में आ जाते हैं तो इन्हें समाप्त करना कठिन हो जाता है। यह संभव है कि समय की शक्ति के साथ संगठन की स्थिति खराब हो जाए, फिर भी बने रहने की इनकी क्षमता इसका शक्तिशाली लक्षण है। फिर सातवां है संगठन में विचारिकी। कई बार संगठन के साथ में विचारिकी को जोड़ा जाता है। ठीक है, यह कहना आज एक फैशन बन गया है कि सिद्धांत का विचारिकी के साथ कोई संबंध नहीं है। इसके लिए यह तर्क दिया जाता है कि सिद्धांत मूल्य निरपेक्ष है, इसी कारण सिद्धांतों में कोई विचारिकी निहित नहीं होती है। एल्विन गुल्डनर इस तरह से सहमत नहीं थे। वे कहते हैं कि कोई भी सिद्धांत मूल्य मुक्त हो ऐसा नहीं है। जैसे समाजशास्त्र मूल्य मुक्त नहीं है, वैसे ही गुल्डनर कहते हैं कि संगठन भी मूल्य मुक्ति नहीं है। संगठन कोई भी हो, कैसी भी हो इसकी संरचना, इसमें कोई न तो कोई विचारिकी की आवश्यकता होती है। गुल्डनर का तर्क है कि जब कोई व्यक्ति किसी सिद्धांत से प्रतिबद्ध होता है तो इसका प्रभावशाली कारण यह होता है कि अमुक सिद्धांत के प्रति व्यक्ति संवेगात्मक रूप से जुड़ जाता है और इन संवेगों का संबंध विचारिकी से होता है। इस प्रकार गुल्डनर का निष्कर्ष है कि औद्योगिक समाज में जो भी संगठन है वे किसी न किसी प्रकार के विचारिकी से जुड़े हुए होते हैं। फिर हम बात करते हैं उद्देश्य और संसाधन।
संगठन का निर्माण शून्य से नहीं होता है। इसके लिए कुछ आधारभूत संसाधन होते हैं। संसाधन का मोल तोल करके ही संगठन के उद्देश्य के लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। और ऐसा कहीं नहीं होता है कि रेगिस्तानी इलाकों में कारखानों के श्रमिकों के संगठन बनाए जाते हैं और श्रमिक संगठन बनने का बहुत बड़ा स्रोत कल कारखानों से होते हैं। इसी कारण से जिस देश या समाज में औद्योगिक संसाधन होंगे वहीं कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठनों का निर्माण करना होता है। और संगठन है तो निश्चित रूप से उसके स्रोत या उद्देश्य भी होंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में बात करेंगे मूल्य और मानदंड क्या होते हैं।